मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस किया था और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों डिस्कस करके उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। आज से हम जो डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो व्हिटस्टोन ब्रिज है। इसके बाद हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है क्या। ये व्हिटस्टोन ब्रिज है क्या? तो सिंपली देखो कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये हमारा एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? तो ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। अब इस अरेंजमेंट से करना क्या है? तो इस अरेंजमेंट में करते हैं क्या है कि ये जो 4 रेजिस्टेंस है, इसमें हमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है, तो चौथा जो 4th रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो इस जो हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज कहता क्या है कि इफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R and S, ये हमारे पास जो 4 रेजिस्टेंस है कौन कौन से हैं? P, Q, R and S। अगर इनको ऐसे अरेंज किया जाए, इफ P, Q, R, S are arranged such that they form a parallelogram, या क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो कि दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम और अ क्वाड्रिलेटरल। तो अब ऐसा करते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं कि हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। तो ये P, Q, R, S है हमारे पास। तो ये देखो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस P हो गया यहाँ पे। ऐसे हमारे पास रेजिस्टेंस हमारा यहाँ हो गया Q हो जाएगा, Q कर लो, ये P, Q। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R, लेते हैं रेजिस्टेंस R हो गया, और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हमारा S हो गया। ये 4 रेजिस्टेंस हमारे हैं। ये चारों रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गए P, Q, R, S। देख लो अब इनको कैसे अरेंज किया गया है। देखिए इनको ऐसे अरेंज किया गया है कि ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, या कह सकते हो कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये हमारा क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब क्या करना है? अब इनके 2 डायगोनल बच गए। ये जो क्वाड्रिलेटरल आया इसके 2 डायगोनल है, एक डायगोनल हमारा BD है। तो इस डायगोनल में क्या करते हैं, किसी हम गैलोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया गैलोमीटर। देखो इससे जोड़ दिया हमने, किसी गैलोमीटर को जोड़ दिया। और जो दूसरा डायगोनल क्या है? AC। इससे किसको जोड़ते हैं? तो इसको हम लोग जोड़ते हैं किसी सेल के थ्रू। इसको हमने जोड़ दिया किसी सेल के थ्रू। ये हमारा हो गया सेल। इसके जो सेकेंड हमारा जो इसका डायगोनल है, इसको हमने जोड़ दिया किसी एक सेल के थ्रू। यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक स्विच हम यहाँ भी लगा सकते हैं। 2 स्विच हमारा K1 और K2 हो जाएगा। तो अब ये कहता क्या है? ये हमारा जो व्हिटस्टोन ब्रिज कहता क्या है कि ये कह रहा है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो 4 रेजिस्टेंस, इसमें हमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है और 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो कह रहा है कि व्हिटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S कनेक्टेड टू फॉर्म आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ये कहता क्या है कि अगर हमारे पास एक जो डायगोनल है, ये क्या है, इसको जोड़ दिया किसको? इसको डायगोनल को जोड़ दिया हमने गैलोमीटर से, और ये दूसरे को किससे जोड़ दिया है? एक हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो अगर इस गैलोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है, इस गैलोमीटर में करंट कैसी हो? 0 हो, तो ऐसे कंडीशन हमारे पास जो आता है फाइनल P/Q इज इक्वल टू R/S। ये आएगा P/Q इज इक्वल टू R/S आएगा। तो ये कंडीशन हमारी P/Q इज इक्वल टू R/S है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S ऐसे अरेंज किए जा रहे हैं कि ये किसी पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के आर्म से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम के आर्म्स हो गए। अब क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 डायगोनल है, तो अगर एक डायगोनल में किसको जोड़ दें? गैलोमीटर को, और दूसरे डायगोनल में किसको जोड़ दें? सेल से जोड़ दें या बैटरी से जोड़ दें।
ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर पी क्यू आर एस को ऐसे कहने का दो तरीका है। एक तो ये है कि पी क्यू आर एस को ऐसे अरेंज किया जाए कि इस गैलोमीटर के अंदर से कोई करंट ना जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये जो ब्रिज है दिस इज कॉल्ड इन बैलेंस कंडीशन। इस ब्रिज को क्या कहते हैं, ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा, इस कंडीशन में हमारे पास P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अगर ये चार रेजिस्टेंस P Q R S को ऐसे अरेंज किया गया है कि अगर यहाँ पे गैलोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। ये कहलाता है, ये ब्रिज हमारा किस कंडीशन में आएगा, दिस इज कॉल्ड इन बैलेंस कंडीशन। क्लियर। तो ये है। अब इसमें ये कह रहा है कि एक बार इसको फिर से आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि इफ द रेजिस्टेंस इन 4 आर्म्स ऑफ पैराग्राम आर सो एडजस्टेड दैट इज नो ऑन स्टैंडिंग करंट इन द ब्रिज बाय द सेल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर, देन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन। इस ब्रिज को क्या कहते हैं, इस ब्रिज को हम कहते हैं ये बैलेंस कंडीशन में है। अब ये P और Q, P Q को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड PQ is called ratio arm। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेशियो आर्म, रेशियो आर्म। और सेकेंड देखो क्या है, R, दिस R is called known arm। ये R is called known arm, known arm, ठीक है। एंड दिस S is called unknown, दिस इज कॉल्ड unknown arm। इसका मतलब कि अगर आपको P Q R की वैल्यू पता हो तो ये S की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और S की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो S की वैल्यू देख लो आपके पास हो जाएगी, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो करते क्या हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली हम किसी अननोन, ये देखो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट बनाते हैं। इस अरेंजमेंट में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस P Q R S हो जाएंगे। और कहता है इसमें साथ में इस डायगोनल को किससे जोड़ते हैं, गैलोमीटर्स को, और दूसरे डायगोनल को किससे, बैटरी से। और ये कंडीशन फुलफिल कर रही हो, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाए, तो गैलोमीटर से करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या जीरो करंट इज पास थ्रू द गैलोमीटर। या इसका उल्टा कह लो कि गैलोमीटर से करंट अगर जीरो पास कर रही है तो ऐसे कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा, और ये ब्रिज कहलाएगा दिस इज इन बैलेंस कंडीशन। इस तरह से S हमारा अननोन रेजिस्टेंस, और इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या आखिर हो जाता है कि इस आर्म से कोई करंट नहीं जाती है, यानी ये जो गैलोमीटर से करंट क्यों नहीं जाती है। तो इसका सिंपल से आप जवाब देंगे कि इस कंडीशन में हमारे पास इस पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, सेम, यानी पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो हमें पता है कि पोटेंशियल सेम होने पे करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, यानी गैलोमीटर करंट कैसी हो जाएगी, जीरो। तो ये बेसिक सा हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें कुछ चीजें और छोटी छोटी हैं, बट इससे पहले हम किरचॉफ लॉ की मदद से इसको हम एक बार प्रूफ करेंगे कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारे पास जो कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आएगी, और इसको हम किरचॉफ लॉ की मदद से इसका कंडीशन निकालेंगे। तो देखो सिंपल, आप देखो आपके पास यहाँ सेल है, आप ये सपोज करो कि इस सेल से जो करंट निकल रही है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी है, I है। इसकी करंट की वैल्यू, यहाँ से करंट I निकल रही है, और ये जब करंट यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से दो पार्ट में अलग अलग बढ़ जाती है। तो हमने क्या सपोज किया कि मान लेते हैं इधर जो करंट गई, दिस इज I1, ये करंट कितनी गई, इधर से I1 गई, तो रिमेनिंग करंट क्या हो जाएगा, I माइनस I1, ये इधर से जाएगी। क्लियर हो गया। देख लो, अगर करंट यहाँ से I आ रही, यहाँ पे जाने के बाद I1 करंट इधर से निकल गई, I में से I1 करंट इधर निकल गई, तो बाकी करंट I माइनस I1 इधर से चली जाएगी, ऐसे होके यहाँ पहुँचेगी। अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें
इसके यहाँ से इसमें से IG करंट इधर से फ्लो हो जा रही है, यानी यहाँ से जाने पे हम पहले ये मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ से करंट IG इधर निकल रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग करंट कितनी हो जाएगी, तो रिमेनिंग करंट हो जाएगी, देखो I माइनस I1 माइनस IG, ये करंट इधर से जाएगी, यहाँ पहुँचेगी। अब देखो ये हमारा हो गया स्विच यहाँ ऑफ है, यहाँ से करंट कितनी हो गई, IG गई, और यहाँ से करंट क्या है, I1। तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों करंट यहाँ ऐड हो जाएगी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग जाएगा। तो ये हो गया I प्लस IG। यहाँ आने पे देखो ये सब ऐड हो जाएगी, ऐड होकर के फिर से क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा, ठीक है। देखो I प्लस IG, I और ये माइनस IG, तो ये आपका देखो IG और IG कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका I1, ये I1 है ना, देखो ये I1 है, ये हमारा I1 है। इस तरह से I1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या I, तो I करंट हमारा वापस आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए यहाँ पे एक लूप लेंगे, और ये पहला लूप हम ऐसे लेंगे और दूसरा लूप इधर से कंसिडर करेंगे। तो पहले के लूप का नाम क्या है, पहले लूप का नाम देंगे A B D A, ये हमारा फर्स्ट लूप है। फर्स्ट लूप पे हमने जब समझाया था, जिस तरह से याद करो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो हमारे इसमें किरचॉफ लॉ को कैसे यूज किया गया था। तो यहाँ से A से B की तरफ चल रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा है P, और करंट कितनी है I माइनस I1, I माइनस I1 है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के जब इधर जा रहे हैं तो ये मान लेते हैं गैलमीटर का रेजिस्टेंस भी G है और करंट कितनी है IG, तो आप लिखोगे प्लस IG इंटू G। हमने मान लिया कि गैलमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G है। अब देखो, अब वापस आकर के जब इधर मुड़ेंगे तो करंट इधर से आ रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस I1 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 0। सेल में इस सर्किट में कोई EMF नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे काम और कर सकते हैं, P I माइनस I1 प्लस IG इंटू G माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा I1 इंटू R, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। ये फर्स्ट लूप में हो गया। सेकेंड लूप आ जाते हैं, सेकेंड लूप ऐसे आ जाओ, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे B D C B, जो सेकेंड लूप है वो क्या है, B D C B। B से चलते हैं, B से चलेंगे D की तरफ, ये क्या है G, करंट कितनी है IG, तो हमारा हो गया IG। अब इधर चलते हैं, इधर करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और करंट कितनी हो जाएगी I1 प्लस IG। इधर से आगे बढ़ेंगे तो जो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस कितना है Q है, और ये हो जाएगा I माइनस I1 माइनस IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा Q I माइनस I1 माइनस IG इज इक्वल टू, ठीक है, इसको शिफ्ट करें तो आपके पास बचेगा कैपिटल G IG प्लस S I1 प्लस IG। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे आ गए। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर इस गैल्वेमीटर में करंट नहीं जा रही है तो क्या होगा, यानी इफ IG इज इक्वल टू 0, ठीक है, देखो क्या कर रहा है, इफ IG इज इक्वल टू 0, IG इज इक्वल टू 0, तो IG को 0 करो, IG 0 करो तो क्या का 0 हो जाएगा, देखो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, IG को 0 करो तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 में ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से IG ये 0 हो जाएगी, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर को एक्सटेंड करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या आएगा, देखिए इक्वेशन नंबर को दोबारा लिखते हैं। अगर IG 0 हो जाएगा तो ये हो गया P I माइनस I1, ये 0 हो गया, ये हो गया I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, इसको 2 को चेंज करते हैं, ये हो गया Q I माइनस I1 इज इक्वल टू, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो गया, बचा क्या S, और ये हो गया IG 0 हो गया तो क्या आ गया IG, ये हो गया I1।
तो S इंटू I1 इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपल दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया और I1 से I1 कैंसिल हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो देखो हमने इसको प्रूफ भी कर लिया, प्रूफ करके दिखा भी दिया कि अगर ये इसमें करंट कैसी हो, जीरो हो, एलिमेंटर में करंट जीरो हो, तो ये जो ब्रिज है ये कहलाता है बैलेंस कंडीशन में, और इस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छा से आप समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक दो चीजें और छोटी छोटी हैं, समझ लेते हैं। क्या, पहली चीज तो ये कि जो रेजिस्टेंस P Q R S ये जो होने चाहिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इनका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि इनकी जो वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस के लगभग एक तरह की होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक तरह की, मतलब अगर ये 2 ओम है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 9 है, इस तरह से लगभग सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे PQRS अगर हम लेते हैं, PQRS अगर हम कंसिडर कर भी रहे हैं तो कुछ ये मतलब मान लो ये 15 ले रहे हैं तो ये आप 30 हो गया, इसको 10 ले रहे हैं तो ये 20 हो गया। कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये 15 और 30 है तो इसको 100 कर लो, इसको ये 1000 कर लो और इसको 2000 कर लो, ऐसा नहीं करना है। सेम ऑर्डर का मतलब 15 30 तो ये 10 20 ऐसे होने चाहिए। तो ये पहली चीज़ कि ये हमारा ये जो ब्रिज है ये सेंसिटिव तब कहलाएगा जब ये जो रेजिस्टेंस है PQRS के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और सेकेंड इसका एप्लीकेशन है दैट इज द मीटर ब्रिज। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से हम लोग, याद करो इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स इसलिए है क्योंकि इसको हम पोस्ट ऑफिस में ही यूज़ करते थे। जब पहले के समय के पिछले 20-25 साल पहले जब टेलीग्राम यूज़ किया जाता था। आज तो टेलीग्राम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, ऑफिस इसके बंद हो चुके हैं। पहले अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ही आता था टेलीग्राम। तो उस टेलीग्राम में करते क्या थे, टेलीग्राम में होता था टेलीफोन वायर के थ्रू हम लोग किसी मैसेज को एक जगह से दूसरे, जैसे आज फैक्स की बात करते हैं वैसे ये हम लोग टेलीग्राम में किस मैसेज को हम भेज देते एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें जो वायर्स यूज़ करते थे टेलीग्राम भेजने के लिए, जो कनेक्शन हुआ करते थे, वो कनेक्शन अगर कहीं बीच में ब्रेक है तो उसको फाइंड करने के लिए किस जगह पे ब्रेक है उसको यूज़ करते थे हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बॉक्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पोस्ट ऑफिस में यूज़ करते थे। फिलहाल ये सिलेबस में हमारे नहीं है, बहुत पहले पढ़ाया जाता था, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही नहीं है, अब इसका यूज़ नहीं करना है, इसलिए इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरा जो पढ़ना है वो मीटर ब्रिज, यानी इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसका जस्ट एप्लीकेशन हो रहा है, और उस मीटर ब्रिज में हम लोग भी यही काम करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मीटर ब्रिज के भी अच्छे खासे एप्लीकेशन है इसमें, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, कि कैसे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक इसका एप्लीकेशन दैट इज द मीटर ब्रिज के साथ।